अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन नहीं बनाम सरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नहीं, मैं फैसल जावेद खान नहीं हूँ, सेनेटर फैसल जावेद खान नहीं हूँ, ना ही हमारे साथ आज प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन, क्योंकि इस हफ्ते हो नहीं सका। प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि मैं हर हफ्ते आवाम से बातचीत करूंगा। मसरूफियत की वजह से वो नहीं कर पाए होंगे। ऑनलाइन वो रहते हैं और तकरीबन 3-4 घंटे की वो ट्रांसमिशन होती है, रिकॉर्डेड ही सही पर होती है, और प्राइम मिनिस्टर लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि लोग अक्सर शिकवा करते हैं ना अपोजिशन वाले के, यार वो सारी रिकॉर्डेड कॉलें होती हैं और फैसल जावेद साहब पहले फ़ोन सुन के कहते हैं ये सवाल नहीं पूछना, ये नहीं पूछना, इसका नाम नहीं लेना, किसी की शिकायत नहीं करनी। तो मैं कहा यार हम खुद प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करें, क्योंकि हम उनकी आंखें कान हैं और हम प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के अवाम की तमाम बातें पहुँचाना चाहते हैं और पहुँचा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ये प्रोग्राम असल में आपके प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन का हिस्सा है, लेकिन इसकी खास बात है। खास बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर आपकी बात सुन लेते हैं, समझ लेते ना, सुन लेते हैं। हम आपकी बात सुन के सुनेंगे नहीं, जो आपका प्रॉब्लम होगा उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि रिलीफ जरूर मिले, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन नहीं है। पाकिस्तान में मोस्टली जो लोग हैं वो माड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, बड़े परेशान हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने 2 तोहफे दिए हैं। एक तो डॉलर का तोहफा, वो तो चले इम्पोर्टेड तोहफा है, बाहर से आया है। या लोकल तोहफा आपको मिला है कि 127 रुपये 30 पैसे आपको लीटर फ्यूल डलवाना पड़ गया। मैं परेशान इस बात पे होता हूँ कि मुल्क की मईशत, हर रोज़ खबरें सुनते हैं आप, तबाह हाल है। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल तबाह हाल है। शहर में कीमतें जो हैं, महंगाई है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। फिर भी हुकूमती तर्जुमान टीवी पे आते हैं और वो खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो दिल को बड़ा दुख होता है कि यार ये इतनी तकलीफ़ के बावजूद ये इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। वो गाना सुना ना आपने, तुम जितना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। असल में गम ये छुपा रहे हैं हमारा, खुद मुस्कुरा रहे हैं और हमारा गम छुपा रहे हैं। तो आज के दिन, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन नहीं है, ये बनाम सरकार है, तो मैं एक स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ। समझ लें ये कॉल है, सुनने दिल रखने वालों के लिए ये कॉल है। एक बच्चा है, उसकी उम्र 13 साल है, 11 से 13 साल है। वो बेचारा बिल्कुल ठीक था। 8 साल की उम्र में उसको एक बीमारी जुनसी हुई और उसका गरीब बाप वो बीमारी डायग्नोज ही नहीं करवा सका कि उसको बीमारी क्या है। और वो बच्चा दिन ब दिन अपनी ज़िंदगी को खोता जा रहा है अपने हाथों से। क्योंकि मुझे कहते हुए भी आ रहा है कि आपको जब किसी के बच्चे के बारे में बात करें, आपको अपने बच्चे याद आते हैं और आपके दिल को हाथ पड़ता है कि यार मैं किसी के बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जो लोग जिन्होंने वादा किया है इनके लिए, इनका हाथ बनने का, इनका सहारा बनने का, जो इन्हीं के पैसों से वहाँ बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हैं और इन्हीं के लिए जो ताकत उनको मिली है, इंजॉय कर रहे हैं, उन तक इनकी आवाज़ ही नहीं पहुँच सक रही। इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं बड़े प्यारे। उनके बेटे की क्या सूरत हाल है, ज़रा जाके देखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर नाम है। अब्दुल शकूर साहब, ये आपका बेटा है? जी सर, ये मेरा बेटा है। क्या हुआ इसको? डॉक्टरों ने तो यही बताया टाइफाइड हुआ है। क्या आपके बेटे के जो पैदाइशी टीके होते हैं, जो टाइफाइड का टीके होते हैं, तमाम टीके, हिफाजती टीके, इसको लगे हुए हैं? वो सब लगे हुए हैं। फिर उसके बाद ये हमने ना, सबसे पहले हम लेके गए इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ठीक है। वहाँ डॉक्टरों ने टेस्ट किए हैं। ठीक है। हमें उन्होंने जो बताया कि इसे टाइफाइड हुआ है। ठीक है। उन्होंने तकरीबन 1 महीने की दवाइयाँ लिख के दी हैं। वहाँ उस वक्त ये चलता था थोड़ा थोड़ा। क्या उम्र थी इसकी? उस वक्त ये तकरीबन 9-10 साल का था। 9-10 साल का था। बीमारी के 2-2.5 साल के बाद की बात। बीमारी से 2-2.5 साल के बाद की बात है। हल्का हल्का गिरना ये शुरू हुआ है। ये की छोटी उम्र से सही चलता था, खेलता था, ये पढ़ता था। अच्छा, ये आपने इसकी तस्वीर भी मुझे दिखाई? हाँ जी, ये 8 साल के बाद से ये मसला हुआ है। अच्छा। और मैं पर डॉक्टर यही कहते रहे हैं जी ठीक हो जाएगा। तो आप घबरा गए होंगे कि ये क्या हुआ इसे एकदम? वो तकरीबन मैंने ना इस पे कुछ कर्जा लेके क्योंकि अपने पास से 2.5-3 लाख रुपए लगाया है। अच्छा। 2.5-3 लाख मेरी फाले की बीमारी पे लगा है। अच्छा। मेरी भी टांग सही नहीं हुई है। क्या करते क्या? मैं ये लिबर्टी में ना 23 साल काम किया है।
आइसक्रीम का रुपया उधर है। आप आए थे उधर? अच्छा बाहर आपने बैठ के ना आइसक्रीम खाई थी। अच्छा, कहाँ पर? ये लिबर्टी है, रूबिया साल्टा पेपर के बिल्कुल सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, रूबिया आइसक्रीम। अच्छा अच्छा, बहुत पुरानी है उधर। मैंने पुरानी बात। यहाँ पे फॉलोज में भी मैंने 5 साल काम किया। अच्छा, फिर मालिक ने निकाल दिया है। आपका जरिया आमदन क्या है, कैसे? अभी मेरा एक बेटा है। अच्छा, वो बस कमाता है 18-19 हज़ार। उस पर हम कुछ मैं मतलब अपने रिश्तेदारों से कर कुर के, क्योंकि इस पे इसका महीने का 10-12 हज़ार का खर्चा है। आपके बेटे की ये बीमारी के बारे में आपको पता चला तो आप किसी अच्छे डॉक्टर पे लेके गए इसको? प्राइवेट भी हम लेके गए हैं। अच्छा, 3-5 हज़ार फीसें भी हमने क्या दी कहा हैं। उसने? उन्होंने कहा जी ये दवाई दें, इतने महीने दें, ठीक हो जाएगा। अच्छा, दवाइयाँ देते, महंगी से महंगी दवाई इसको हमने दी है, मालिश की है। आपको इसका हल क्या थेरेपी नजर आया? कराई। क्योंकि अभी तक हमें इसकी बीमारी के बारे में पता नहीं चल सका। आपको पता चला इसकी बीमारी के बारे में? हमें तो उन्होंने यही बताया। हड्डी टेढ़ी है। हमें सर्वो से हमें ये जो बड़ा प्रोफेसर डॉक्टर है उसने ये बताया इसके पट्टे और हड्डियाँ वीक हो रही हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की है मैं सही से आप इधर यहाँ दाखिल करें, उन्होंने दाखिल नहीं किया। आप डॉक्टर की जिसके पास ले गए उसने अभी तक आपको कुछ खुल के बताया नहीं? तो फिजियोथेरेपी क्यों करवा रहे हैं? उसने कहा इसका फिजियोथेरेपी से ना वेट कम होगा, वेट बढ़ना शुरू और हो जो गया। इसके पाँव ना मुड़ रहे हैं ये मुड़ेंगे नहीं, सीधे अच्छा, रहेंगे। इसका मतलब कोई बड़ी सख्त बीमारी है जो आपके बेटे को हुई हुई है? ये बस अचानक भी हो गया, पता नहीं चला। वैसे ठीक था क्योंकि जो बिल्कुल तस्वीर ठीक। जो सी है हाँ जी बिल्कुल ठीक था। टीवी पे भी आप ये देख सामने रहे हैं। घर है। अच्छा, मुस्लिम के घर जाता था, पढ़ता ये था, पढ़ता था। बात ये- करता है माइक उसके आगे करें। माइक- क्या हाल है बेटे आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 टू क्लास। क्लास में से छोड़ दिया था फिर आप? जी। तो क्या हुआ बेटे आपको? ये मुझे 8 साल पहले बड़ा बुखार हुआ था, अच्छा, तो ये मसला हो गया, चल फिर नहीं सकता मैं। कमजोरी लगती है आपको? जी। तो अभी इसका मतलब हमने तो इसको भी ये भी देखना है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, ये भी जी नहीं सर, पता। जी सर। और आप इसको जहाँ लेके गए हैं वहाँ से आपको भी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, किसी इसका ने मतलब कहा ये पट्टे सिर्फ भी हैं, किसी ने आपको कहा गाइड ही नहीं अभी मसला तक हो सके, आप डायग्नोज ही नहीं कर सके कि बच्चे को हाँ क्या जी, है। क्लियर नहीं, इसकी बीमारी का क्लियर नहीं हो रहा। बीमारी क्लियर नहीं हो रही है। आपने मेरे ख्याल से डॉक्टर्स ने भी आपको बताना मुनासिब नहीं समझा शायद। कहाँ गए हैं? कौन कोटरोज में से? एक प्राइवेट डॉक्टर है, अच्छा 3000 उसकी फीस है। अच्छा, उसने क्या उनके बताया? पास लेके गए हैं, उसने फीस हमें वापस कर दी जब इसका चेकअप किया है। तो उन्होंने ये कहा इसको ना आप सर्विस में ले जाएं, वहाँ मेरे डॉक्टर जानने वाले हैं, वो इसका इलाज करेंगे। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन बाद इसे हम सर्विस में ले गए। उन्होंने इसे मतलब कहा है कि भाई इसका इलाज इधर पाकिस्तान में नामुमकिन है। पाकिस्तान में नामुमकिन है? हाँ जी। नाज़रीन, ये एक स्पेशल केस है। जब आप प्रॉब्लम में हो, तकलीफ में हो, तो आप कोशिश करते हैं कि यार हमारा दोस्त बड़ा कोई, इवन यहाँ तक कि कोशिश करते हैं कि हुकूमत से हमारा राब्ता हो जाए। वो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन करना चाहते थे आप हुकूमत से? पहले तो नहीं करना चाहता था, लेकिन जब अब बच्चे को अब आपके हाथ से बात निकल गई है, बच्चे से आगे इज्जत तो बड़ी चीज़ है, लेकिन बच्चे से आगे तो कुछ नहीं है। शकूर साहब की बात आपने सुन ली, उनके बेटे की प्रॉब्लम आपने सुन ली। यकीन माने उस बंदे ने अपने बेटे का डायग्नोस अभी करवाया ही नहीं है कि उसको बीमारी क्या है, उसको पता ही नहीं है। वो जिस डॉक्टर के पास जाता है वो उसको कभी इधर भेज देता है, कभी उधर भेज देता है। उसके साथ उस बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन नहीं है, यहाँ सिर्फ बातें सुनी नहीं जाती, उन पर अमल करने की भी कोशिश की जाती है। हमारे दोस्त हैं, उसी हल्के से हैं, बिलाल भट्टी साहब, बिलाल असलम भट्टी साहब, वो MPA की टिकट होल्डर हैं वहाँ से। हमने उनको कॉल की और उन्होंने हमारी कॉल पे आए और आके उस बच्चे की जो इयादत भी की और उसकी कफालत करने का भी वादा किया। ज़रा जाके सुने। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र। जी जी ठीक बिलाल भाई, यहाँ से बिलाल असलम भट्टी साहब जिनसे हैं, वो इस हल्के से टिकट होल्डर हैं और यहाँ पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिलाल भाई, आपके हल्के के लोग हैं, क्या आपको इनकी बीमारी के बारे में कुछ पता था? कोई बातचीत हुई थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अरसलान के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इसे सेहत तंदुरुस्ती दे और ये अपने पाँव पे खड़ा होकर चल सके। मुझे नहीं पता था, आज आपने रब्ता किया तो मुझे पता चला और मैं उसी टाइम सारी अपनी मसरूफियत छोड़ के शुक्रगुजार हैं कि आप इधर मैं हाजिर हुआ हूँ। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं इस बच्चे के जितना भी पॉसिबल हो सकता है अपनी गवर्नमेंट से या हॉस्पिटल लेवल पे जहाँ पे भी इसका पॉसिबल है इलाज, उसको मैं करवाऊँ इंशाल्लाह। और ये क्या हेल्प क्या कर सकते हैं आप इनकी? जैसे अगर इनको सरकारी जाना पड़े तो आप इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, सरकारी अस्पतालों में जैसे रवायती तौर पे आपको पता है कि वहाँ पे किसी की सुनवाई ज़रा कम होती है,
तो इंशाल्लाह ताला इस केस को मैं खुद इसको लुक आफ्टर करूँगा। अगर ये पॉसिबल हुआ इलाज यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट हुआ तो हम अपनी गवर्नमेंट से जो इमदाद ले सकते हैं बैतुल माल से या ज़कात फंड से, चाहे वो 50 लाख में हो या करोड़ में हो, इंशाल्लाह ताला हम वो दिलवाएंगे। नजर आती है कि कुछ बात बन जाएगी जी। जो तो गवर्नमेंट लेवल पे अगर तो फंड्स का प्रॉब्लम है तो वो इंशाल्लाह ताला मैं करवा लूँगा, वो कोई नहीं पॉसिबल। अगर इलाज इसका पॉसिबल है तो वो मेरे लिए कोई इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला हम एफर्ट करेंगे। ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि आपने प्रॉमिस किया है और शकूर भाई, बिलाल भाई आपके साथ हैं। हम कोशिशें करेंगे हम भी आपके साथ रहें और इसको वक्तन फ़वक्तन देखते रहें। ये जवान बच्चा है, इसकी तो अभी सारी आगे ज़िंदगी पड़ी है। और ये मेरे ख्याल से जो मुझे नज़र आ रहा है ना आपके पास बैठ के, ये सिर्फ ये हुआ है इस बेचारे के साथ कि आपने इसको डायग्नोज नहीं करवाया कहीं पर भी सही तरह। क्यों बिलाल भाई? जी बिल्कुल, जैसे वो बता रहे हैं ट्रीटमेंट, अब जैसे मैं यहाँ पे नुमाइंदा हूँ या इनके साथ इनके मोहल्ले में कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, यहाँ पे उनके क्लिनिक्स भी हैं, तो मेरे तक अभी तक बात पहुँची नहीं ना उन्हें पता है कि असल इशू क्या है। तो मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से इस बच्चे के लिए मैं जो कर सकता हूँ, इसका जो इलाज है या जो इसकी मेडिसन है, जितनी देर इसका इलाज नहीं होता वो मेडिसन इंशाल्लाह ताला मैं खुद इसका ख़र्चा उठाऊँगा। वो महीने की 5,000 की है या 10,000 की है, वो मैं इंशाल्लाह इसको पहुँचाऊँगा। इनको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनके घर में वो मेडिसन पहुँच जाएगी, हमें वो बता दिया करें। वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऑनलाइन आते हैं, हमेशा लोगों की बात सुनते हैं। आज वो ऑनलाइन नहीं आए, मुझे एक चीज़ की खुशी है कि उनका नुमाइंदा जो उनसा यहाँ मौजूद है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो यहाँ अपने लोगों में मौजूद है और हमारे कहने पे वो यहाँ आ गए हैं और वो अपने पीएम की जो बात वहाँ तक पहुँचनी थी, वहाँ तक जाके होनी थी, उन्होंने यहाँ ही उसका बेड़ा उठा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। ये तो मौके पे ही फैसला हो गया और ऐसी चीज़ों में आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। जो अपने इलाके के बड़े लोग हैं उनको लेके जाएं अपने इलाके के छोटे लोगों के पास। रियासत मदीना बनाने के लिए हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम मुहाजिरीन और अंसार की तरह एक दूसरे से प्यार शुरू कर दें। आधे लोग मिलके आधे लोगों को थाम लें, मेरे ख्याल से बड़ा खूबसूरत मुआशरा हम खुद बना लेंगे। फिर हमें किसी झूठे वादे, किसी झूठे नारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन माने, अगर हम ऐसा कर लें तो हम किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे खड़े नहीं होंगे जो हमें सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाएगी। एक और कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, एक और कॉल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है, और यकीनन ये ऐसा था भी। जब इमरान खान गए थे अमेरिका तो वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपनी एक ताकत शो की थी और उनको बताया था कि भाई हम यहाँ उनके साथ हैं। लेकिन आज वही ओवरसीज पाकिस्तानी, और एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ, इस जैसे हज़ारों लोग हैं जो पाकिस्तान में आते हैं और आके लुट जाते हैं। आते नेक नीयत से हैं, जरा जाके सुने ख्वाजा जावेद साहब किस नीयत से आए और क्या हुआ उनके साथ। जिनादरीन, हमारी कौम का असासा और हमारा सरमाया बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर के हमारे साथ मौजूद हैं जावेद ख्वाजा साहब, जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज के प्रोग्राम में हमने सोचा था सिर्फ गरीबों की कॉल लेंगे, अमीरों की कॉल इतने अच्छे से, हम तो गंदी जगहों पे गरीबों के साथ बैठ के आए हैं। जी जी। आपको क्या हो गया ख्वाजा साहब? मैं पाकिस्तान में वेलफेयर का काम करना चाहता था। अच्छा। गरीब और यतीम बच्चों के लिए सहारा बनना चाहता था। अच्छा। इसलिए मैं वहाँ कई पाउंड कई साल तक जमा करता रहा हूँ। कितने अरसा रहे हैं बाहर? 50 साल में बाहर रहा हूँ। ये बताएं, यहाँ कौन सा नेक आदमी टक्कर गया आपको? क्या हो गया? बस सारे ही बदकार ठग किस्म के 3 गिरोह टक्कर गए हैं। एक गिरोह ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। उसने कहा ये ज़मीन है, अच्छा। आप इसमें मस्जिद बनाएं और यतीम खाना भी बनाएं, ये तकरीबन 6 करोड़ रुपया दे दें। मैंने 6 करोड़ उनको भेज दिया। ज़मीन आया तो पता चला कि ज़मीन दरिया में है। ज़मीन उस पर ना मस्जिद बन सकती है ना यतीम खाना। 6 करोड़ आपने भेज दिया? अदील बड़ाइच ने 6 करोड़ ले लिया। उसका क्या करता है? प्रॉपर्टी का काम करता है। कैसे आप किसी को जाने बगैर इतने पैसे नहीं जाने नहीं, उसका मेरा एक वाकफ था हाफिज अरशद। अच्छा। उसके वो वाकफ थे, वो यहीं रहता था। मैंने कहा हाफिज कुरान है, हमने मस्जिद बनानी है तो यहाँ काम ये भी करेगा। उसने मुझसे पैसा लेके ना उसको दे दिया। उसने अपने दिल में मस्जिद बना ली होगी। लेकिन दिल में भी वो कुफर की मस्जिद बनाई है। मस्जिद ज़रार उसने दिल में बनाई थी। मस्जिद के पैसे गए वो तो गए। तो दूसरा उनकी तामीर के लिए मैंने 10 करोड़ 70 लाख में रखा था। वो मेरा ही दोस्त कहने लगा यार तेरी ज़मीन तो गई है, जब मिलेगी तो वो तुम पैसे मुझे दे दो, मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ।
मैंने कहा ठीक है, 25 साल पुरानी दोस्ती है। अपने 25 साल पुराने दोस्त जी, 25 साल पुराने दोस्त को, जिसको मैं लंदन में ले गया सैर कराने के लिए भी। नहीं, आपने कोई लिखित पढ़त की? मैंने, अब मेरा कोई दोस्त है वो मुझसे बहुत ज्यादा अमाउंट मांगता है, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है देना। लिखित पढ़ता आप ही हो जाए। मैंने पैसे लीगली टैक्स पे करके मैंने यहाँ भेजे हैं, उनके सर्टिफिकेट हैं बैंकों के। लेकिन उसमें आपने क्या शो किया है कि ये पैसे मैं इसको मैंने यही कहा कि ये मैं प्रॉपर्टी खरीदनी है और वो ऑर्फन हाउस बनाना है। आप क्योंकि ब्रिटिश सिटीजन हैं, जी जी, आप अपनी अदालत को लिखें कि मेरे साथ पाकिस्तान में फ्रॉड हो गया है। ये पहले पाकिस्तानियों को तो बताऊं, बाद में बरतानिया से पहले पाकिस्तान। नहीं, ये बड़ी मजेदार स्टोरी है। यहाँ पर ना ट्विस्ट है हाँ। ये है कि वो जो बंदा है वो इनका 25 साल पुराना दोस्त है। एक तो वो इनके यतीम खाने के पैसे खा गया है, दूसरे मेरे मकानों पे कब्जा कर लिया है। हाँ, ये जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा, मैं यतीम खाना बनाने आया था, मैं खुद यतीम हो गया। अपना घर भी गया, अपना घर भी गया और सब कुछ, पैसा भी गया, घर भी गया। आपका साथ नहीं देती एडमिनिस्ट्रेशन? हमारा ये अलमिया है, जो एक लफ्ज़ बोला जाता है कि पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक के जो है ना ये मुलाजम है, लेकिन इनका रवैया है वो इस तरह का होता है। आप बादशाह सलामत हैं। आपने मुझे बताया कि अखबार में काफी कटिंग भी छपी हुई है, उसमें उस बंदे की तस्वीर भी है। वो हम जी। साथ चला रहे हैं ना, वो साथ हाँ, अब चलते हुए देख रहे हैं। क्या नाम है बंदे का? बंदे का शबीर अहमद। वो क्या करता है? यही काम करता है कि मुझे बरतानिया में जाता है, यहाँ मेरे जैसे बूढ़े लोग हैं कि आखिरी दम पे हैं, उनका कोई प्रॉपर्टी है, उनको कहता है लो मैं लुक आफ्टर करूँगा। इसी तरह के और भी केसेस हमारे पास आए हैं। अच्छा, मैं ये बड़ा परेशान होता हूँ कि यहाँ कागज कैसे बन जाते हैं जी? पाकिस्तान में तो बन नहीं जाते हैं, पाकिस्तान में बन जाते हैं। अच्छा, अब आपके जिस मकान में वो काबिज हुआ है वो कहाँ पर है मकान? DHA में भी कागज बना लिए उसने, कागज बना लिए हैं? कागज बना लिए हैं और लिखा है कि मैंने तुमने 13 करोड़ 70 लाख रुपया कैश दिया। मैंने कहा वो तो पूरा ट्रक भर जाता है इतने पैसों से। पूरा 13 करोड़ 70 लाख रुपया कैश लेके आया था। किस दौर में, किस साल की बात कर रहा है वो? ये इसी पिछले साल, क्यों जी, पिछले सालों की बात है। तो आज का प्रोग्राम क्योंकि वजीर अहमद साहब के लिए स्पेशल है, आज के प्रोग्राम में ये तमाम बातें जो थी ना, क्योंकि वजीर अहमद साहब असल में करते हैं टेलीथॉन करते हैं, वो फोन पे ऑनलाइन आते हैं। जी जी जी। तो वहां पर लोग उनको शिकायत करते हैं। इस हफ्ते वो कर नहीं सके, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आपने परेशान नहीं होना। जी जी, लोगों की परेशानियां मैं आप तक लेके हमारी बारी नहीं आती। 3 महीने हो गए हमें इंतजार करते हुए कि इमरान खान से हमारी बात हो जाए। हो गई, लेकिन होती नहीं। ये हो गई, ये टीवी पे चला गया, ये आपका पूरा क्लिप होगा, ये इमरान खान साहब की फोटो के साथ ही होगा। मेरे दोनों घर जो है, मैं पूरे फुली फर्निश्ड घर है जहां हम आके रहते हैं, वो सारे दोनों ही, वो पता नहीं क्या क्या 100 बंदा वहाँ पार्टियां कर रहा है लाके। खान साहब, ये आपके ओवरसीज पाकिस्तानी यानी आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैंने आपको ये आपके तमाम जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो परेशान है ना, मैं आपको आप तक पहुंचाता जा रहा हूँ उनकी तमाम परेशानियां। इनका नाम है जावेद ख्वाजा जी, और ये पाकिस्तान में आए हैं लंदन से, और ये 50 साल लंदन में काट के आए हैं, और यहाँ पर आके इनके साथ फ्रॉड हो गया। अभी उस चीज के ऊपर तो हमने डिग आउट नहीं किया कि फ्रॉड क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी आप ये देखें कि ये एक 80 साल के बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर अच्छा काम करना चाहते थे, और इनके साथ ये तमाम कुछ हो गया। आपने किसी अदालत से कोई दरवाजा खटखटाया? जी हाँ, मैंने वकीलों से बात की है। एक वकील कहता था 35 लाख रुपया दे। मैंने कहा मैं तो सोशल विजिट पे आया हूँ, मैं 35 लाख रुपया नहीं लाख साथ लेके आया, जो थे वो लुट गए। फिर एक शख्स ने, मुदस्सर साहब ने, मैं एक ऐसा वकील ढूंढा जो इसने कहा 10 लाख में मैं आपका काम कर दूंगा। अब वो 10 लाख से वो केस से अदालत में ले गया है। अब उसको भी 3 वीक हो गए हैं। तो वो जाते हुए हैं, वो कहते हैं पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट का है। मैंने कहा फॉरेंसिक रिपोर्ट तो तब कहा है कि मैंने पैसा लिया हो। पैसा एक नहीं लिया, आया गया होगा। उसके पास 13 करोड़ 70 लाख, उसके पास कैश कहाँ से आया? अब तो इतनी स्क्रूटनी हो रही है, हम वो क्या कहते हैं फैटफ की लिस्ट में बचने के लिए हम यही तो डिसाइड कर रहे हैं कि इतना कैश तेरे पास आया कहाँ से? अच्छा, वो आया तो मेरे बैंक में आना चाहिए ना। कहाँ गया? कहाँ गया वो पैसा? ये नहीं कोई भी सोचता। ये सोचता है फॉरेंसिक रिपोर्ट लिखाओ, सिग्नेचर टेस्ट कराओ। सारे सिग्नेचर तो नहीं किए? सिग्नेचर है थे, कैसे? लेकिन मेरे इसके कागज बात है। मैंने कहीं किसी जमाने में एक जमीन बेची थी यहाँ। अच्छा। उस पे इसने, ये एजेंट का काम करता था, इसने वो सारे दिक्कत संभाल के रखे हुए हैं।
तो वो पता नहीं लेकिन मैंने किसी उसके डॉक्यूमेंट पे कोई साइन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया होगा, ये कोई किया ही नहीं, नाले मैं यहाँ था ही नहीं तो मैं कैसे करना। ये तमाम सारी चीजों के बाद मुझे अभी भी आपको हम पाकिस्तानियों पे यकीन है? नहीं, यकीन तो मेरा है। मेरी जो मिट्टी यहाँ से उभरी है, इसी मिट्टी की मोहब्बत से मैं कहता हूँ चलो कुछ यहाँ खिदमत करूँ। वहाँ मैं 50 साल से वहाँ खिदमत कर रहा हूँ, मुझे किसी ने एक ओए तक नहीं कहा। यहाँ मेरे मकान छीन लिए, मुझे दर बदर की ठोकरें खाने लगा। पुलिस वालों के पास जाता हूँ तो वो उसको देख के खिलखिला के हंसते हैं, उस बंदे को देख के जो माफिया ग्रुप का सरगना है। और मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं कौन है भाई? मैं कह जी मेरा नाम जावेद अख्तर है। अच्छा वहाँ बैठ जाओ। वो वहाँ बैठ जाता हूँ, वो आराम से बड़ी खुशी से उनके साथ बातें कर रहा है। ये इसी तरह CCPO के पास 3 दफ़ा हो आया हूँ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। उसने CCPO ने मार करके कह जी निचले थाने में जाओ। वो दूसरे थाने में गया, वो पहले ही खुश बैठा हुआ था, मुझे मुजरम समझ के बिठा लिया और उसे पूरी शान के साथ अपना उसका इस्तकबाल हो रहा है। और एक तो DSP कहने लगा कि मैं तो इस बात को मानता ही नहीं कि आपके मकान 2 थे और उस पर कब्जा हो गया। अच्छा, जो आपने घर लिया हुआ जिस पे उन्होंने कब्जा किया, उसके कोई कागज शागज तो वो सारा कुछ। मैं 10-15 साल से उस मकान में मुकीम हूँ। खान साहब आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन से मेरी इस्तदा है कि इन माफिया का कुछ करे, अगर अदरवाइज ये बहुत सारे माफिया बनते जा रहे हैं, इनकी कमी नहीं हो रही। और ये आपकी हुकूमत के लिए और हमारे लिए भी, जो हमारी मोहब्बत वतन के लिए उसके कातिल है। आप अगर इमरान खान से मेरी ये बात पहुंचा दें। पहुंच गई, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन नहीं है। यहां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उस पर काम करने की, उसको प्रॉब्लम को हल करने की, उस इशू को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाती है। ये बनाम सरकार है। तो हम ख्वाजा जावेद साहब का जो प्रॉब्लम है उसको लेके ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन, जो उसका लाहौर का चैप्टर है, उसके पास गए। उसके चेयरमैन जो उनसे हैं जहांगीर बारा साहब के पास गए, और जहांगीर बारा साहब ने क्या कहा वो जाके सुने। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन जो बना हुआ है, उसका डिस्ट्रिक्ट लाहौर के चेयरमैन जहांगीर बारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? आप माशाल्लाह लोगों को बड़ा रिलीफ दिलवा रहे हैं, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों को। अभी हमारे पास एक केस आया ख्वाजा जावेद साहब का। ये केस आपने पढ़ा भी है, आपने देखा भी है। इनको कोई रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि शबीर अहमद साहब जिन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनके बकौल में बड़े ताकतवर आदमी हैं। देखें जी, ऐसा जब ये केस मेरे पास आया तो आज से तकरीबन 1 माह पहले, तो मैंने तो फौरी तौर पे इसके ऊपर क्विक एक्शन लिया। SSP डिसिप्लिन लाहौर उनको साथ अटैच किया और CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करके, तो मैंने तो फौरी तौर पे उस वक्त डिसाइड किया था कि ये FIR दर्ज हो जाए। जी ठीक है। उसके बाद इसकी बाकी इंक्वायरी जो है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि इस केस के अंदर उस बंदे के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई है कि एक उसका 2 कनाल का घर है डिफेंस लाहौर के अंदर। ये क्या चक्कर क्या है? अनफॉर्चुनेटली ये केस जो है ना, वो जब मैं रेफ़र करता हूँ, फिर चूँकि फॉलो अप के लिए जब हम कोई कमेटी नीचे, क्योंकि कमेटी के अंदर मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मेरे वाइस चेयरमैन है, इसी तरह ADCR इसके मेंबर हैं, और बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर CCPO साहब इसके मेंबर हैं, जितने भी अफसर हैं वो। लेकिन जब हम डिसाइड करके इसको भेज देते हैं तो फॉलो अप के लिए फिर जो हेड ऑफिस है वन क्लब, उन्होंने फिर इसको फॉलो अप करना है। हमने एक डिसाइड कर दिया है, तो उसके ऊपर अगर उसमें फिर किसी भी स्टेज पे जाके अगर कोई किसी एप्लीकेंट की बात नहीं सुनी जाती, तो फिर वो अगर मेरे पास आता है तो फिर मैं ज़ाती तौर पे भी उसमें। वैसे मैंने देखा ज़ाती तौर पे आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आपने जितने भी अब तक काम करवाए हैं, जो मैं देख सकूँ, आपने ज़ाती तौर पे करवाए हैं। ये क्या आपका साथ नहीं देती है एडमिनिस्ट्रेशन? क्या नजर क्या आता है? देखिए जी, एक हमारा ये अलमिया है। असल में पब्लिक सर्वेंट जो एक लफ्ज़ बोला जाता है कि पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट का असल मतलब तो ये है ना कि ये पब्लिक के जो है ना ये मुलाजम है। लेकिन बेसिकली इनकी तरबियत, इनका जो रवैया है वो इस तरह का होता है, कंपनी वाला। तो नहीं, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो छोड़ के गई है चीज़ें, वही आज तक हमारे मुल्क के अंदर ये इसको तब्दील नहीं किया गया। वही अकेडमी है, वही उस्ताद हैं, वही सिलेबस है जो पढ़ा के इन्हें भेजा जाता है और आप समझाया ये जाता है कि आप बादशाह सलामत हैं। जब इनके ये इतना बड़ा गवर्नमेंट इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, इन्हें
गाड़ियाँ देती है, इन्हें ऑफिस देती है, इन्हें पेट्रोल, ड्राइवर, नौकर चाकर हर चीज़ होती है। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें डिलीवर करना चाहिए। और ये अगर ये चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी का कोई भी इस मुल्क के अंदर ना किसी की ज़मीन पे कब्जा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ना ही किसी के साथ कोई ज्यादती हो सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अफसरशाही जो सी है ये हमसे निकल नहीं सकी। अच्छा, आप क्योंकि हुकूमत में हैं, आपके भाई जो से हैं वो MPA भी हैं, आप इस पार्टी के बड़े रूह रवा हैं और गवर्नर साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, आप ये बात बताते नहीं। वैसे गवर्नर साहब तो खुद भी आबे पाक में बड़े परेशान रहे हैं अफसरशाही से, लेकिन आप CM को नहीं बताते कि CM पंजाब साहब देखें ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैं खुद परेशानियां हल कर रहा हूँ। देखिए, चीज़ें वो बताई जाती हैं जो वाज़े ना हो। जी ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँच चुकी हैं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो हुकूमत के साथ, जितने भी MP MNA के साथ ताउन नहीं कर रही। एक्शन तो बेसिकली फिर ज़ाहिर है वो खान साहब ने लेना है या चीफ मिनिस्टर साहब ने लेना है। इसका मतलब मैं एक चीज़ ये मान लूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो सी है वो पंजाब हुकूमत, CM पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर है। इमरान खान साहब ने अपने मुंह से ये कहा कि उनके अपने बहनोई की ज़मीन पे कब्जा था। जी। और उन्होंने कहा उसके ऊपर उन्होंने CCPO बदला, लोग बदले और वो इस तरह ब्यूरोक्रेसी को बदलते रहे। अब तो मेरे ख्याल से ये खुली किताब हो गई है, खान साहब के प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकल गया है कि कब्जा माफिया जो है वो ब्यूरोक्रेसी से कई ज़्यादा मजबूत है या फिर उनके साथ मिला हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी भी उनके साथ मिली हुई है? मैं समझता हूँ कि जितनी इस गवर्नमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड दिया गया है कि जी, और इसमें मुदाखलत को ख़त्म किया गया है, इन्हें चाहिए कि जी वो खुदा का खौफ ज़हन में रखते हुए ये लोग जो है ना वो दुआएं देते हैं। आप अगर इनका कोई काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, अपनी जो आप तनख्वाह ले रहे हैं वो भी हलाल करके खा रहे हैं। जावेद साहब के केस में क्या करेंगे अब आगे? मैं उनको कहूँ कि आपके पास दोबारा रब्ता करें अगर उनको नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला तो? पहली हियरिंग के अंदर मैंने फौरी तौर पर यह कहा था कि इसमें FIR होनी चाहिए। देखिए, एक बंदा कह रहा है कि जी मैंने 13.5 करोड़ रुपया कैश में दे दिया जी। अब देखिए कौन सी, बिल्कुल ठीक है आपने बार साहब, भाई आपने कैश कहाँ से दे दिया? बिल्कुल सवाल यही बनता है। ट्रेल दें, को बताएं कहाँ से आप 13 करोड़ कहाँ से आया भाई तुम्हारे पास? करोड़ पे आपने फिर 1 करोड़ 70 लाख दूसरे घर का वो भी दे दिया। अब ये सारी पेमेंट जो आपने की है तो इसकी कोई यही बात तो नजर आ रहा है कि फोर्जरी है और वो झूठ बोल रहा है, क्लियर है, जी बिल्कुल। और मैं बार साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि इनको एक दफा सुन लें, क्योंकि आप हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप इनकी बात सुनेंगे और इनको दोबारा रिलीफ मिलना चाहिए। देखिए, मैं हर एक केस को बिल्कुल मेरिट के ऊपर देखता हूं। बिल्कुल ठीक है, और आपकी रेपुटेशन ये बताती है और इस वजह से लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आगे जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपकी बात सुन ले, क्योंकि अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया बात सुनने में। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया बार साहब, थैंक यू। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के लाहौर चैप्टर के चेयरमैन हैं और वो फरमा रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी के हाथों मजबूर हैं। जैसे हमारी हुकूमत हमें ये बार बार कहती है कि ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं देती, ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं सुनती, और वही बात आपको एक हुकूमती नुमाइंदे के मुंह से हमने सुना दी है। अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो सिमट के छोटी हो गई हैं। वो छोटी सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने की ज़रूरत है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हमारे अंदर एक वो दिमाग में ख्याल है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ख्याल और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच हमारे अफसरान से निकालने की ज़रूरत है। ये गोरा बाबू नहीं है, यहाँ पर ब्राउन बाबू को ठीक करने की ज़रूरत है। ये आपने बताया कि इंजेक्शन आपको ब्लैक में मिल रहा है, 2000 मांगते हैं, 1500 तक ये जो है ना हमें देते हैं। 14,000 पेंशन में ये मैं इंजेक्शन खरीद सकता हूँ? मैं इसको रोड पे मरने के लिए छोड़ दूँ? क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन नहीं है, ये बनाम सरकार है। तो बनाम सरकार के अंदर एक और स्टोरी आपसे शेयर कर रहे हैं। एक बच्ची है, वकील है और अपने जो उसके वालिद हैं उनका सहारा है, उनकी आंख का तारा है। तो इस बच्ची को पैदाइशी तौर पे इसके गुर्दे जो उनसे हैं वो ठीक काम नहीं करते। डायलिसिस करवाने के लिए जब ये जाती है तो वहाँ पर डायलिसिस के बाद इसको एक टीका लगता है जिसे हेपरिन कहते हैं। वो हेपरिन जो भी इसका एक सॉल्ट का नाम है, इनको वो टीका नहीं मिल रहा। वो टीका जो उनसे है वो कुछ अरसे से शॉर्ट है, तो सरकारी सतह पे भी शॉर्ट है। लेकिन हम इस तरह के लोग हैं, हम किस तरह के लोग हैं, जरा जाके पहले ये कहानी देखा है। पाकिस्तान के अंदर जब आप जिंदा रहने की कोशिश करते हैं ना, तो जिंदा रहने की कोशिश में
आप बहुत सारे लोगों के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं। जब आप ब्लैकमेल हो जाते हैं तो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर हुकूमत शायद कुछ भी ना कर सके, हुकूमत का काम है करना, जिसके लिए उन्होंने एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई हुई है कि वो इसको चीज़ों को कंट्रोल करें। जब ये लोग अपना काम ठीक तरह नहीं करते तो फिर वो लोग सर उठाते हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद चीज़ों को महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं और वो उस पर नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है। क्या अनम आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे रीनल फेलियर है सिंस बर्थ। मुस्तकिल इलाज क्या है इसका? जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक मैं डायलिसिस में हूँ। हाँ, ये आपके लिए प्रोसेस पेनफुल भी है, आपके पेरेंट्स के लिए बड़ा मेरे पेनफुल से ज्यादा इनके लिए, क्योंकि मैंने तो तकलीफ बर्दाश्त करनी है, ये लोग देखते हैं। औलाद की तकलीफ जो है वो बड़ी तकलीफ दे होती है। ये आपने बताया कि इंजेक्शन आपको ब्लैक में मिल रहा है? जी हाँ। अच्छा, ये सर 2000 मांगते हैं, 1500 तक ये जो है ना हमें देते हैं। पिछली दफ़ा मैं ये इस कंपनी में गया था तो उन्होंने मुझे 6220 रुपये में ये मुझे दिया था। अच्छा। अब उनको कॉल करते हैं, कहते हैं जी हमारे पास है नहीं है, बाहर जाएं तो बाहर जो है 2000 से 1500 से कम नहीं है। आपने पूछा नहीं ज़्यादा कीमत क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं जी लेना है तो ले, नहीं तो बाहर चले जाएं। अच्छा, इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं अपने सुनने वालों को कि ये 3-4 माह से जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी शॉर्ट था। उनमें शॉर्ट होने की वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ा। जब लोगों को बाहर जाना पड़ा तो ये मेडिकल स्टोर वालों ने तबाही मचा दी। उन्होंने ये 600 रुपये की चीज़ 2000 तक रुपए में सेल करना शुरू कर दी और जब ये 2000 में सेल हुई, ब्लैक हुई, तो लोगों को तकलीफ होना शुरू हुई। आप भी कोशिश करें कि उन फार्मेसीज़ पे जाएं जो फार्मेसी रजिस्टर्ड हैं, जिनको आप पकड़ सकें, और जब कोई ऐसी चीज़ खरीदें कम से कम उसकी रसीद ज़रूर ले लें ताकि आपके पास एक सबूत हो ये दिखाने के लिए कि ये आपको किसी ने महंगे दामों बेची है। आपने सरकारी तौर पे लगवाने की कोशिश की कि सरकारी तौर पे लग जाए? मैं हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं। सर पहला तो मसला है कि इसका है ही ट्रांसप्लांट का मसला है। मुझे इसका डायलिसिस भी नहीं चाहिए, अब मुझे ना इसका ट्रांसप्लांट भी चाहिए। मुझे बताएं कि ट्रांसप्लांट जो सा है जो आप अभी करवा रहे हैं, ये आपने पता किया कि ये सरकारी तौर पे होता है या आपने? सरकारी तौर पे होता है, हाई कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी थी। आगे इन्होंने डॉक्टरों ने एक अपना मेरिट यानी इशू बनाया हुआ है कि हमारा बोर्ड बैठेगा, वो फैसला करेगा तो हम आपको इजाज़त देंगे। वो आप चाहते हैं कि डोनर से आप डोनेट करवा लें? डोनर सर भी है, इधर मेरे मोहल्ले का ही है। वो जब हाई कोर्ट ने कह दिया है, वो कहते हैं कि बाज लोग किडनी जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं। सर उससे आप हल्फिया बयान लें उनसे। मेरे पास जो बंदा है, मैं सर आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा। 14,000 रुपये पेंशन है। अच्छा। तो 14,000 पेंशन में ये मैं इंजेक्शन खरीद सकता हूँ? ये फर्मा कैच है आपके गले में लगा हुआ, ये कोई पता नहीं है कि कब तक चलता है। तो मैं इसको रोड पे मरने के लिए छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। तो बेटी है आपकी, बेटी तो बड़ी कीमती होती है। सर मैंने जिंदगी में सिवाय इसकी खिदमत के और कोई काम नहीं किया। मेरी है दोनों लेने, माँ है दोनों लेने उसकी, अब नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूं? और ये डॉक्टर खुदा बने हुए हैं। अल्लाह ताला आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करे। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम ये आपकी तरह बहुत सारे लोगों को जो इशू आ रहा है इस मेडिसिन का, इसके बारे में तो कुछ करें। एक तो ये पेनफुल कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ऊपर से जब ये परचेज करना आ जाए फिर उनको पे भी करना पड़ता है डायलिसिस का इटसेल्फ, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरे ख्याल जब ट्रांसप्लांट का हल नहीं हो रहा जिनका, तो उनको डायलिसिस के लिए थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। डायलिसिस में रिलीफ मिलना चाहिए। ये एक छोटा सा इशू आपको बताया, ये वाइट कॉलर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, ये कोई कब्जा माफिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये बड़े सादे से लोग हैं, इनकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए हैं, उन लोगों की आंखें खोलने के लिए हैं जो इक़्तिदार में आगे खुदा बन जाते हैं और उनको भूल जाता है। ये जो टीका है ये मार्केट में दस्तयाब है, पहले ये दस्तयाब नहीं था, सरकारी सतह पे दस्तयाब नहीं था, जिस वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना था। अब ये दस्तयाब है, मार्केट में मौजूद है। और प्लीज़ आपसे गुजारिश ये है कि लोगों के हाथों ब्लैकमेल मत हुआ करें। कोई भी आपको ब्लैकमेल करे और आप उसको ज़्यादा पैसे दे दें और चीज़ें ब्लैक में ख़रीद लें, यानी कि गुनाह दर गुना हो जाएगा ये, और उन लोगों को हौसला मिल जाएगा कि यार हमारा ब्लैक का सामान बिक सकता है। तो इस तरह की चीज़ की आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। और जो लोग ये काम करते हैं, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और बाद में कोशिश करते हैं कि हम उसको ब्लैक में बेचें, यकीन माने सिर्फ आग का सौदा कर रहे हैं आप, अपनी कब्र के लिए और अपनी आखिरत के लिए। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, तमाम चीज़ें हुकूमत पे मत डाल दें, कोशिश करें कि आप खुद माशरे को बेहतरीन बनाएं। वज़ीर आज़म ऑनलाइन ना करें, आवाम को ऑनलाइन करें और कोशिश करें कि मिल के आगे बढ़ें
हम एक दूसरे का साथ बनेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे, तो हम इस मुआशरे को खूबसूरत बना लेंगे। अगर आप यूं ही टांगे खींचते रहेंगे, कीड़े निकालते रहेंगे और किसी को नीचा दिखाने में फख्र महसूस करते रहेंगे, हम किसी के विजन पे कामयाब नहीं हो सकते, किसी के विजन को पूरा नहीं कर सकते। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि कोशिश करें इस मुल्क को खूबसूरत मुल्क और इस मुल्क को प्यार का गहवारा आप खुद बनाएं। किसी का मुंह मत देखें, आप खुद ताकत हैं, अवाम ताकत का सरचश्मा है। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।